Hello बच्चों, myself Dr. Manish Dubey. Today I am discuss solution of some questions. Test number 1, breathing and exchange of gases. Question number 12, all of the following statements are correct regarding pneumotaxic center except one. ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से रिलेटेड पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर हम रेस्पिरेटरी रिदम की बात करते हैं तो एक्चुअल में हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये हमारे बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल को इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के भी दो पार्ट होते हैं, ऐसे समझो दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो न्यूरॉन का वो बंच जो डोर्सल साइड में है, सो इट इज कॉल्ड, ठीक है, डोर्सल मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसको डोर्सल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेंट्रल साइड में होगा उसको हम वेंट्रल मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो डीआरजी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, उसको बोलेंगे वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो एक्चुअल में जो मेन पार्ट होता है वो डीआरजी है, जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है, हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। और क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि डीआरजी उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। अब डीआरजी की बात करते हैं तो किन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है? कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, इसमें आप बोलोगे एक्सटर्नल, आप बोलोगे इंटरनल डीआरजी। ठीक है, ओके। डीआरजी नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में टू मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। किस किसका इन्वॉल्वमेंट है? आप बोलोगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स। तो इन दोनों में मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप जानते हो क्या मैकेनिज्म होती है? नॉर्मल ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन। तो एक्चुअल में डीआरजी जो होता है वो नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, मींस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मींस नॉर्मल ब्रीथिंग को करता है। जबकि वीआरजी की अगर हम बात करते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, समझना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। यानी ये इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके क्या कर रहा है? क्योंकि इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। यानी जब भी आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो, अब समझना, यानी आप इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करते हो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो सो इट इज कॉल्ड, ध्यान वीआरजी को हम एक्सपायरेटरी सेंटर भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर। जबकि हम डीआरजी को इंस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर? क्योंकि डीआरजी उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली इंस्पायरेशन होता है, और वीआरजी उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। तो एक बात क्लियर हो गई। तो इसमें रिदम सेंटर कौन हुआ? जो नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, आप बोलोगे डीआरजी। तो डीआरजी इज अ रिदम सेंटर। रिदम का मतलब है जो आप लय, जिस लय में हो, आप अपनी ब्रीथिंग करे जा रहे हो बिना सोचे समझे, अनकॉन्सियसली, वो कंट्रोल कौन कर रहा है? रिदम सेंटर। तो एक बात तो क्लियर होगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बेटा वो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसमें स्पेशली डीआरजी। और इस रेस्पिरेटरी रिदम को चेंज किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत सारे एडिशनल सेंटर्स होते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करते हैं। जैसे जब आप किसी इमरजेंसी केस में होते हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब आपकी रेस्पिरेटरी रिदम चेंज हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। जब आपकी चोट लगती है तब भी आपकी रेस्पिरेटरी रिदम चेंज होती है। कभी आप हाइपोथैलेमस का जो इमोशनल ब्रेन वाला पार्ट लिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें इमोशन की वजह से भी रेस्पिरेटरी रिदम चेंज होती है। कभी आप कॉन्शियस भी ऐसा काम कर सकते हो, कॉन्शियसली रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो वो कॉन्शियस कंट्रोल करेगा, समझना। यानी कभी कभी ध्यान रखना कि अगर हमारी बॉडी के अंदर H2O
या सॉरी CO2 या HN कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भी आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर विच प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। तो वो कंट्रोल कैसे होता है, तो उनमें एक सेंटर है निमोटैक्सिक सेंटर। ध्यान रखना है आपको कि कोई भी सेंटर अगर सिग्नल भेजेगा डीआरजी के पास, पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगी, नेगेटिव सिग्नल आएगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग घट जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर मैं निमोटैक्सिक सेंटर की बात करता हूं तो निमोटैक्सिक सेंटर के केस में क्या होगा, अगर निमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा तो सिग्नल कहां भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा डीआरजी के पास, और डीआरजी के पास सिग्नल जाएगा तो डीआरजी क्या करने वाला है, इसके इफेक्ट से डीआरजी रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग। समझना, एक्चुअल में निमोटैक्सिक सेंटर रेट ऑफ ब्रीथिंग को कैसे बढ़ा देता है, कैसे कंट्रोल कर रहा है डीआरजी को, इसको हम स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। निमोटैक्सिक सेंटर की प्रॉपर्टी समझना, इट इज आल्सो कॉल्ड स्विच ऑफ पॉइंट या सेंटर। किसका स्विच ऑफ पॉइंट है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी अगर निमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल आएगा तो आपका इंस्पायरेशन मैकेनिज्म स्विच ऑफ हो जाएगा, रुक जाएगा, तुरंत एक्सपायरेशन हो जाएगा। समझना, और क्या कर रहा है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यस, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है इंस्पायरेशन को। इसकी वजह से क्या होगा, कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। यस, आपका इंस्पायरेशन ड्यूरेशन जो नॉर्मल था वो इफेक्ट के आते ही क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तुरंत एक्सपायरेशन। ठीक है, यानी जितनी देर में आप पहले जितने टाइम के अंदर आप एक बार इंस्पायरेशन कर रहे थे उतने ही टाइम में आप नंबर ऑफ इंस्पायरेशन कितने करोगे, ज्यादा करोगे। यानी अगर निमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया तो उतने ही टाइम में जो रेस्पिरेटरी काउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो नॉर्मल केस में एक रेस्पिरेटरी काउंट है, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो रेस्पिरेटरी काउंट बढ़ गया, यानी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है आप जानते हो, 12 to 16 टाइम पर मिनट। और अगर ये सेंटर एक्टिवेट हो गया तो ये रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। यानी अगर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन ज्यादा है तो टाइम प्रॉपर लगेगा। अगर छोटा छोटा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन हो रहा है जब आप रनिंग करते हो तो जितने टाइम के अंदर आप 12 to 16 ब्रीथिंग कर रहे थे उतने टाइम के अंदर आप नंबर ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा करोगे। मींस निमोटैक्सिक सेंटर रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कंसेप्ट एकदम सेट है, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। वापस आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग निमोटैक्सिक सेंटर एक्सेप्ट वन, यानी एक को छोड़ करके यानी इनकरेक्ट को ढूंढना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लिया करो। इट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, यस मॉडरेट करता है। स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन, यस स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम निमोटैक्सिक सेंटर डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यस डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तभी तो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग। इट हैज नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी रेट, ना बेटा गलत हो गया, इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को। तो ये एब्सोल्युटली राइट, एकदम कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन द टिश्यू। पहले समझाना पड़ेगा, समझना। यहां पर एक कर्व है, इसको बोलते हैं HbO2 डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इसको बोर्ड साहब ने दिया था, ये नॉर्मल कर्व है, एस शेप कर्व होता है। पर अगर ये नॉर्मल कर्व, समझना मेरी बात, अगर ये नॉर्मल कर्व तो एस शेप होता है, ये राइट शिफ्ट हो गया, कहां शिफ्ट हो गया, राइट साइड। अगर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा बेटा तो क्या होगा, फेवरेबल या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। अगर ये कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, कैसी कंडीशन आएगी, फेवरेबल। तो समझना मेरी बात, जब भी राइट साइड शिफ्ट होगा कंडीशन अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, HbO2 डिसोसिएशन, HbO2 डिसोसिएशन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, उनमें वियोजन हो जाएगा, उनमें ब्रेकअप हो जाएगा। वो कौन सी कंडीशंस हैं इसको राइट साइड शिफ्ट करने वाली अनफेवरेबल कंडीशन, समझना। वो कंडीशन क्या है बेटा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, अनफेवरेबल। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाए, अनफेवरेबल। अगर H आयन इंक्रीज हो जाए, मींस pH डिक्रीज हो जाए, एसिडिक कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन। या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ऑल्सो अनफेवरेबल कंडीशन। ये वो सारी कंडीशंस हैं जो अनफेवरेबल है। कहां होती है ऐसी सारी कंडीशन, टिश्यू, नियर द टिश्यू। तभी तो नियर द टिश्यू HbO2 का डिसोसिएशन होता है, जबकि नियर द लंग HbO2 का एसोसिएशन होता है। अब लेफ्ट की बात करते हैं,
ठीक है। अच्छा, ये सारी कंडीशन को किसने एक्सप्लेन किया था डिसोसिएशन की बात? आप बोलोगे बोर्स। बोर्स, सो इट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। जबकि अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो क्या होगा? HbO2 एसोसिएशन, दोनों जुड़ जाएंगे। वो कंडीशन कौन सी है? अपोजिट कर दो उसका, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे, वो एसोसिएशन हो गया। तो इसकी बात किसने की थी? हाल्डेन। तो इट इज कॉल्ड हेल्डिन इफेक्ट। एकदम क्लियर है। हेल्डिन इफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एसोसिएशन ऑफ HbO2 नियर द लंग्स। ये मैकेनिज्म कहाँ होगी? नियर द लंग्स। जबकि डिसोसिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट शिफ्ट को। वो कब होगा? जब बोर्स इफेक्ट लगेगा, मींस अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब तो डिसोसिएशन होगा। तो एकदम क्लियर कट है कंडीशन। डिसोसिएशन अनफेवरेबल, एसोसिएशन फेवरेबल। डिसोसिएशन से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगा बोर्स इफेक्ट, एसोसिएशन से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगा हेल्डिन इफेक्ट। बोहर इफेक्ट तब एप्लीकेबल होता है, नहीं बोहर इफेक्ट के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है CO2, बोहर इफेक्ट के लिए CO2, क्योंकि HbO2 को डिसोसिएशन CO2 की प्रेजेंस में होगा। और हेल्डिन इफेक्ट के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी तो HbO2 का एसोसिएशन होगा। आप समझ गए होंगे दोनों इफेक्ट, दोनों साइंटिस्ट एकदम क्लियर। तो इन्होंने पूछा क्या था यहां? इन्होंने पूछा है क्वेश्चंस के अंदर कि फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन, किसकी फेवरेबल बात कर रहे हैं? फेवरेबल कंडीशन नहीं, फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द टिश्यू। अलग होना, तो अलग होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होंगे? ये सारे कंडीशंस होंगे जो हम राइट शिफ्ट के लिए बताएं। तो राइट शिफ्ट के लिए कंडीशन है क्या है? लो PO2, हाई CO2, लो HN कंसेंट्रेशन। भाई लो PO2 तो समझ में आ गया, हाई CO2 समझ में आ गया, लो HN नहीं बेटा, हाई HN। लो PO2, लो CO2, ठीक है। लो PO2, लो CO2 नहीं बेटा, हाई CO2। हाई PO2, हाई PO2 अनफेवरेबल के नहीं, फेवरेबल के लिए होती है। लो PO2, हाई CO2, हाई HN एंड हायर टेम्परेचर, ऑल ऑफ राइट। ये सारी कंडीशन राइट शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एकदम क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन लंग्स। अगर मैं लंग्स की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो बेटा नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने होते हैं? एनसीईआरटी की लाइन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 होते हैं, जिनकी थिकनेस कितनी होती है? लेस देन 1 mm। 1 mm से भी कम इसकी थिकनेस होती है। थिकनेस, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन की बात करते हैं 3। अगर नाम की बात करते हैं तो एक तो एल्वुलाई के टाइप 1 निम्नोसाइट इन एल्वुलाई के एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी जो है, इनके एंडोथीलियम के एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एंडोथीलियम। और इनके बीच में मिलने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नंबर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू 3, काउंट मैंने बता दिए। इनकी थिकनेस लेस देन 1 mm। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर आपसे कहूं बेटा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इफेक्टेड बाय या फैक्टर विच इफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, आप बोलोगे सॉल्युबिलिटी। क्योंकि यहाँ एयर के अंदर बेटा ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। क्या नाइट्रोजन सॉल्युबल होती है? नहीं होती, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है, ना के बराबर। इसलिए नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं होती, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जाती है और CO2 ब्लड से लंग्स में। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। इसलिए सेकंड फैक्टर क्या हो गया? बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। और थर्ड क्या हो गया? थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अगर थिकनेस हम इंक्रीज कर दें तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। यानी आप कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जबकि अगर मैं बात करता हूं थिकनेस की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उतना ही डिफ्यूजन ज्यादा, जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा उतना ही डिफ्यूजन ज्यादा। पर थिकनेस बढ़ेगी, डिफ्यूजन घटेगा। अब कंसेप्ट एकदम क्लियर है। Mark the incorrect statement regarding the diffusion membrane in lungs. Consists of alveolar epithelium, basement membrane, and capillary of endothelium. Yes, its total thickness is much less than a millimeter. NCERT line. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen. NCERT line कि CO2 का diffusion rate पर यूनिट वॉल्यूम कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 to 25 टाइम ज्यादा होती है। इसीलिए ध्यान रखना है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू 77% होता है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू ओनली 2 to 3% होता है। सुपर क्वेश्चन जो नहीं आया आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट राइट। नेक्स्ट देखो,
गैसेस एक्सचेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। रॉन्ग बेटा, डिपेंड करता है एब्सोल्युटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनकरेक्ट ढूंढना है आपको कि रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी गिवन आउट ओनली ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। गलत। रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है पता होना चाहिए पहले आपको। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम है क्या? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। जब आप फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर दो फिर भी लंग्स में जो रह जाए वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। जो लंग्स में रह गया वो रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होगा? भाई आप जानते हो ये डेवलप होता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। जब बेबी का जन्म होता है तो लंग्स की वॉल में एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है। लंग्स का मतलब थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर में एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है। इसकी वॉल में इंट्राप्लूरल प्रेशर, प्लूरल मेम्ब्रेन में पुलिंग फोर्स जनरेट होगा जो अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा और बाहर की एयर अंदर। और जो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी, दिस इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम जो 1100 से 1200 ml होता है, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर डेवलप ड्यू टू, आप समझ गए क्या? इन पुलिंग फोर्स वी जनरेट इन इंट्राप्लूरल मेम्ब्रेन या इंट्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, is responsible for generate negative pressure in our thoracic chamber। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने? ठीक, पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट। आप जानते हो आरबीसी में हमेशा मैक्सिमम मिलता है, प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट। दे रखा है एनसीईआरटी की लाइन, CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। यस, 20 to 25% टाइम CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तभी तो CO2 का प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट 77%, जबकि ऑक्सीजन का प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट 2 to 3%, क्योंकि सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। फोर्स इफेक्ट और हेड इफेक्ट मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। ठीक है, वापस आते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज अमाउंट, ये क्लियर हो गया आपको। क्या हो गया? रॉन्ग पूछा क्या? इनकरेक्ट, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। बाद बाकी ये तीनों केस मैंने वहां समझा दिए आपको, एब्सोल्युटली राइट। ओके बेटा, सुपर कंसेप्ट देने वाले हैं हम आपको। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।